दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और जो काम बाला साहब ठाकरे खुद रहते हुए नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। और ये चमत्कार जो हुआ है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के डर से दो भाई एक हो गए हैं जो 20 साल पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अलग हुए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अलग हो गए थे। राज ठाकरे ने अलग अपनी पार्टी बना दी थी और दावा किया था कि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है उस पर जो शिव सैनिक हैं वो तो उसके साथ हैं। दो दल बन गए, एक शिवसेना हो गया और एक मनसे हो गया। लेकिन दोनों की राजनीति इस कदर करवट लेगी कि वो हिंदुओं के विरोधी हो जाएंगे। जो कभी हिंदुओं की रक्षा के लिए पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी ये किसी ने सोचा नहीं था। आपको बता दूं, बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी, शिवसेना का गठन ही केवल इसलिए किया गया कि महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदू है उनकी रक्षा की जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर डी कंपनी का जिस समय वर्चस्व हो रहा था, वहां जिस तरह से बॉलीवुड पर कब्जा उन लोगों का हो रहा था, उस सबको देखते हुए बाला साहब ठाकरे ने शंकर जी के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर जो एक सेना बनाई जिसका नाम शिवसेना रखा, उन्होंने शुरुआत में कभी भी इसको राजनीतिक दल बनाने के लिए नहीं सोचा था। और वो हमेशा सार्वजनिक मंच से घोषणा करते थे कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए रहेंगे और कभी जरूरत पड़ी और राजनीतिक दल भी बनाना पड़ा तो हम बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। बाला साहब ठाकरे की उस विचारधारा को उन्हीं की औलाद और भतीजे ने एक साइड रखा। महत्वाकांक्षा आगे आई तो उद्धव ठाकरे ने उसी महत्वाकांक्षा के चलते अपने पिता की बात को दरकिनार करते हुए कांग्रेस से समझौता किया, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए तो हमने देखा बिहार के ऊपर, यूपी वालों के ऊपर हमले, साधु संतों के ऊपर हमले, भ्रष्टाचार चरम पर, अपराध चरम पर, और आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हिंदुओं के ही दुश्मन बन गए हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर साझा स्टेज जो की है, वहां से सीधा सीधा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने हिंदी भाषियों पर प्रहार किया। केंद्र सरकार की त्रिभाषी जो योजना है उसका विरोध करते हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि यहां जो महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोलेगा वही रहेगा और जो हिंदी बोलेगा उसके कान के नीचे बजाओ। राज ठाकरे ने खुले मंच से ये बोला है और ये ऐसे समय में बोला जब जो वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो ये कह चुके हैं कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यानी एक तरह से सीधी सीधी देवेंद्र फडणवीस को, केंद्र सरकार को इन दोनों भाइयों ने मिलकर चुनौती दी है। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए बहुत बड़ा खतरा है कि आज पूरे भारत के अंदर कहीं दक्षिण में तमिल भाषा को लेकर, कहीं तेलुगु भाषा को लेकर, कहीं मलयालम भाषा को लेकर जिस तरह से राज्यों की राजनीतिक दल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, वहां आज महाराष्ट्र के अंदर भी दोनों भाइयों ने एक मंच पे आके साफ साफ कह दिया कि यहां जो है, और बल्कि राज ठाकरे ने तो यह तक कह दिया कि अब कोई भी वीडियो ना बनाए, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है, उससे जो यहां पुलिस कार्रवाई हो रही है, शायद इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, एमएनएस कार्यकर्ताओं को यह कह दिया कि अब चुपचाप कार्रवाई करनी है, यानी कान के नीचे बजाना है जो मराठी नहीं बोलेगा। अब आप सोचिए कि भारत के अंदर आप जिस राज्य में कहीं नौकरी करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं और आप वहां रहते हैं, तो क्या आपको उसकी भाषा का पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? अगर इसका उल्टा कर दें कि जो मराठी लोग हैं वो अगर तमिल, तेलुगु, मलयालम ये नहीं बोल रहे हैं तो क्या उन राज्यों में व्यापार और नौकरी नहीं कर पाएंगे? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बनी हुई शिवसेना आज इस कदर बौखला गई क्योंकि इनका अस्तित्व महाराष्ट्र में खत्म हो रहा है। अगले आने वाले दिनों में जो चुनाव है, जो बीएमसी का चुनाव है, ये उसको देखते हुए कवायद तेज की जा रही है। लेकिन कोई कह रहा है कि डूबते को डूबते का सहारा, एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। यहां दोनों डूब रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे है जिसको महाराष्ट्र में दरकिनार कर दिया गया है, उन्हीं के जो कांग्रेसीकरण उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने हमेशा हिंदुओं के विरोध की बातें की, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए,
राम मंदिर को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए, धारा 370 को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए, तो महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकार दिया। आज बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जो लेकर चलने वाले हैं, वो तो शिव सैनिक वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये यहां जो है इस तरह की अलगाववादी बातें कर रहे हैं, लोगों को बांटने का, काटने की बातें कर रहे हैं। तो ये सब जो है अब मामला खतरे में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक टकराव की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, एक तरफ उप मुख्यमंत्री के रूप में भी पुराने शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर चलने वाले एकनाथ शिंदे वो उप मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में भाषा को मुद्दा बनाकर कहीं ये टारगेट किया जाने की कोशिश है कि साहब सच्चे मराठी तो हम ही हैं, सच्चे शिव सैनिक तो हम ही हैं। एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस कदर हावी हो गए कि वो ये भूल गए कि उनके जो परदादा हैं, उनके परदादा यानी बाला साहब ठाकरे जी के दादा वो मूल रूप से बिहार के थे। असल में आपको बताएं कि एक्स पर एक पोस्ट डाली गई है जितेंद्र प्रताप के द्वारा, और उन्होंने कहा कि देखिए आश्चर्य की बात यह है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खुद बिहारी हैं। जितेंद्र प्रताप एक्स पोस्ट डालते हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो कहते हैं कि कोई गैर नहीं, उनके ही परदादा प्रबोधन भाई ठाकरे, वो अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्वज बिहार के मगध से थे, कुछ समय के लिए धार इंदौर में रहे और उसके बाद वहां से वो पलायन करके मुंबई में आकर बसे। सोचिए, जो खुद बिहार से आए हों मुंबई, वो बिहार वालों के लिए किस तरह से जहर उगल रहे हैं। मैं एक कार्यक्रम देख रहा था राज ठाकरे का, आपकी अदालत में रजत शर्मा जी उनसे सवाल कर रहे थे, और रजत शर्मा ने ये सवाल किया आपकी अदालत में राज ठाकरे से सीधा सीधा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर तमिल लोग रहते हैं, तेलुगु लोग रहते हैं, मलयाली लोग रहते हैं, आपका विरोध केवल बिहार और यूपी के लोगों से क्यों है? तो उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे उसी जवाब में इस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का डर दिखाई दे रहा है साफ साफ। वो बोल रहे हैं कि ये जो बिहार से और यूपी से लोग आते हैं, उन्होंने हालांकि जो वहां पर उदाहरण दे रहे थे वो एक नेता का उदाहरण दे रहे थे जो सपा का था, लेकिन अबू आजमी का उदाहरण उन्होंने दिया था, लेकिन आपका डर साफ दिखाई दे रहा है। राज ठाकरे बोलते हैं उस कार्यक्रम में कि देखिए बिहार और यूपी के लोग आते हैं, तो अबू आजमी यहां आए, उन्होंने यहां आकर के जहां अपना एरिया है वहां से फिर वो विधायक बन गए और अपने ही लोगों को बसा रखा है। ये यहां आते हैं नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए, और यहां राजनीति करते हैं। अब आप सोचिए कि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं यूपी बिहार वालों का क्योंकि वो महाराष्ट्र में आते हैं तो अपनी कम्युनिटी के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, फिर वो उनके नेता बन जाते हैं, फिर वो विधायक या सांसद बन जाते हैं। इनकी इच्छा यह है कि महाराष्ट्र के अंदर केवल मराठी लोग रहें, महाराष्ट्र के लोग रहें, महाराष्ट्र के मूल के लोग रहेंगे तो इनकी राजनीतिक सुरक्षा रहेगी। अब सवाल यह है कि भाई आप ऐसे काम करो ताकि आपको यूपी और बिहार के लोग भी वोट दें। यूपी और बिहार के लोग तो आज दुनिया के कोने कोने में, अभी मोदी जी जो 5 देशों की यात्रा पर 8 दिन के लिए निकले हुए हैं, उसमें त्रिनिदाद की जो यात्रा पर वो गए, वहां पर 40% से अधिक बिहार के लोग हैं। जो कभी उनके पूर्वज बिहार से वहां गए थे, उन्होंने वहां अपनी संस्कृति को वहां संभाल के रखा। और यूपी और बिहार से ज्यादातर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर यदि कोई आईपीएस या आईएएस नियुक्त है, कोई डॉक्टर किसी अस्पताल में है, तो क्या ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनसे इलाज नहीं कराएंगे? ऐसे आईपीएस और आईएएस अधिकारी का कहना नहीं मानेंगे? क्या उन सबको बाहर निकालेंगे? और मजे की बात देखिए, इन्होंने रैली की, हिंदी के विरोध में रैली की, और वहां उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसकी प्रवक्ता है प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी एएनआई इंटरव्यू कर रहा है और वो उनसे पूछता है, दोनों भाई एक मंच पर आए, इस पर आप क्या कहेंगी? उन्होंने खुद ये कहा, जो काम देवेंद्र फडणवीस, जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है, और वो हिंदी में बोल रही है। अब आप सोचिए कि एक पार्टी की प्रवक्ता, वो प्रवक्ता मराठी नहीं बोल रही है, वो हिंदी में बोल रही है। प्रियंका चतुर्वेदी क्योंकि कांग्रेस से गई हुई है, क्या उद्धव ठाकरे उसको अपनी पार्टी से बाहर निकालेंगे?
क्या उसके ऊपर भी हमला होगा? सवाल यह है कि यह हिंदुओं के ऊपर ही क्यों? जो नीतीश राणे ने सवाल उठाया था कि ये जो हमला कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी के हो, चाहे ये एमएनएस के कार्यकर्ता हो, ये केवल हिंदुओं को मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। ना तो ये बॉलीवुड पर किसी पर सवाल उठा रहे हैं जो शुद्ध रूप से हिंदी बोल रहे हैं, मराठी कभी नहीं बोलते, या ये दुकानदारों को पर ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या इनकी हिम्मत बॉलीवुड के कलाकारों और ऐसे लोगों को हमला करने की है जो मराठी नहीं बोलते, ये दूसरे विशेष धर्मों से आते हैं? नीतीश राणे की बात का अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूंगा कि एक समस्या पैदा कर दी है इन दोनों ने। लेकिन मैं यहां से एक सलाह भी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो सलाह पूरे देश से आती है, देवेंद्र फडणवीस को चुनाव बाद में होते रहेंगे और चुनाव होना, उसमें चुना जाना वो दूसरी बात है। पहला उनका काम है एक मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में रह रहे नागरिकों की रक्षा करना। उसके लिए सत्ता भी अगर जाती है तो जाने दो, लेकिन आप पहले रक्षा करिए, कड़े कदम उठाइए, पुलिस को आदेश दीजिए जैसा कि दिया गया है, और कोई भी गुंडागर्दी इस तरह की करे, वो किसी भी पार्टी से हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसको उठाकर जेल में डालिए, जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया है। सख्ती की तो आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है, वरना महाराष्ट्र में ये जो बवाल मचा है, ये बीजेपी के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है अगर बीजेपी इस पर मौन रहती है। देवेंद्र फडणवीस अगर इसमें कड़ा कदम नहीं उठा पाए और वो इस पर मौन रह गए तो ये उन्हीं को नुकसान करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के अंदर जो यूपी और बिहार के लोग रहते हैं वो ये समझेंगे कि हम उस राज्य में सुरक्षित नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।